हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। बायो सावर्ट नियम और एम्पियर का परिपथीय नियम वास्तव में एक ही बात है। आइए करते हैं शुरुआत। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एम्पियर का परिपथीय नियम केवल स्थायी अथवा नियत धाराओं के लिए ही लगता है, यानी कि विद्युत धारा का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तभी एम्पियर का नियम लगाना है। अब ये नियम कहता क्या है? सबसे पहले आप एक पाश लीजिए। पाश का मतलब आप एक लूप लीजिए जो बंद हो, जैसे ये वाला। यहां हमने एक लूप मान रखा है मटकी के मुंह पर, ठीक है। ये काले कलर से दिखा रखा है, इसको नाम दे दिया एम्पियर पाश। इस लूप से एक खुली सतह जुड़ी हुई है। वही मटकी की सतह तो खुली सतह है, क्योंकि यहां से चीजें जा सकती है मटकी के अंदर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे अपने पास मान लीजिए कि एक मटकी है, मैं लेके आता हूं इस मटकी, ये रही एक मटकी अपने पास। इस मटकी का ये जो काले काले कलर से ये निशान बना रखा है, ये पाश कहलाता है एम्पियर पाश, एम्पियर पाश, कुछ भी नाम दे दीजिए। उसके बाद इस काले पाश से क्या मटकी की ये खुली सतह जुड़ी हुई है ना। तो ये हो गई मटकी की खुली सतह, क्योंकि मटकी में सामान भेजा जा सकता है, मटकी से चीजें निकाली जा सकती है, तो मटकी की ये सतह खुली है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि मेरे पास यहाँ पर एक फुटबॉल है, एक बॉल है, बताओ इस बॉल की सतह खुली है कि बंद है? मान लो इसमें कहीं कोई छेद नहीं है ना, एकदम पैक है ये फुटबॉल, तो फिर बॉल की सतह बंद है, जबकि मटकी की सतह खुली है। खुली और बंद सतह में फर्क तो समझ में आ गया अपने को। अच्छा, अब एम्पीरियर पाश ये वाला हो गया, ये काले वाला, ये हो गया खुला पृष्ठ, और कोई नियत विद्युत धारा आई। याद रखना, एम्पियर का नियम तभी लगता है जब विद्युत धारा नियत हो। तो कोई नियत विद्युत धारा आई इस मटकी के खुले पृष्ठ से गुजर रही है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो ये तार लिया अपन ने, और मान लिया कि इस तार में नियत विद्युत धारा है आई, और ये नियत विद्युत धारा वाला तार इस मटकी के पृष्ठ से गुजार दिया। ऐसे ये कोई नियत विद्युत धारा वाला तार इस खुले पृष्ठ से गुजरना चाहिए। ये ऐसी वाली व्यवस्था होगी। क्या इतनी बात समझ में आई? काले कलर वाला तो गया एम्पियर का पाश, इस पाश से जुड़ा हुआ है मटकी का खुला पृष्ठ, और उस पृष्ठ को काटते हुए जा रही है नियत विद्युत धारा आई। ठीक है, ये वाला डायग्राम समझ में आ गया। तो एम्पियर ने कहा कि समाकलन B सदिश डॉट dl सदिश बराबर आएगा म्यू नॉट आई। देखिए इसमें B सदिश क्या है? ये तार के कारण यहां इस काले लूप पर कुछ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, है ना, वो हम B सदिश से दिखा रहे हैं। dl क्या है? इस काले लूप पर छोटा सा अल्पांश ले लिया हमने, और उसकी लंबाई हमने क्या बोल दी है? dl। ये जो काला सा हिस्सा बना हुआ है मटकी का, ये वाला, यहां छोटा सा dl लंबाई का हमने कोई अल्पांश ले लिया। तो B सदिश है इस काले पाश पर इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और dl सदिश है यहां लिए गए छोटे से अल्पांश की लंबाई। ओके, तो एम्पियर ने कहा B सदिश डॉट dl सदिश बराबर म्यू नॉट आई, और समाकलन पे ये जो ऐसा चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब है ये पूरे बंद लूप के लिए समाकलन होना है। मतलब B डॉट dl ये जो समाकलन होना है, ये इस पूरे बंद लूप के लिए होना है। अब स्टेटमेंट एक बार अपन पढ़ भी लेते हैं यहां से बोर्ड से। बहुत ही शानदार नोट्स आपके लिए बना रखे हैं। किसी बंद पाश के लिए मटकी का ये वाला जो हिस्सा है, ये बंद पाश है यहां पर, है ना, और चुंबकीय क्षेत्र B का मान आपने B सदिश से दिखा रखा है। ये पाश बंद है, यहां जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो आपने B सदिश से दिखा रखी है। का रेखीय समाकलन, इस रेखा पे पूरा समाकलन करना है, ये बंद पाश पे, है ना। ये वाले गोले का मतलब है इस पूरी रेखा के अनुदेश, इस बंद पाश के अनुदेश हमें समाकलन करना है। बंद पाश द्वारा घेरे गए, बंद पाश ने ये घेर रखा है खुला पृष्ठ,
को काटने वाली कुल विद्युत धारा, इसको आई विद्युत धारा कुल काट के जा रही है, का म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि समाकलन बी सदिश डॉट डीएल सदिश बराबर म्यू नॉट आई। ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर के परिपथीय नियम में ये वाला जो चिन्ह है वो बंद वक्र के अनुदिश रेखीय समाकलन को प्रदर्शित करता है। ये बंद वक्र है काला वाला, इसके अनुदिश हमें रेखीय समाकलन करना है। यहां पर म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ये यहां लिखा हुआ है। नियम आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने नोट्स बनाने के लिए इसे लिखिए, फिर हम आते हैं अगले पेज पर। अब एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन की व्याख्या हम सीखने वाले हैं। तो एम्पियर का जो नियम है उसके लिए एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रखी है कि बीटी डीएल इज इक्वल टू बी सदिश डॉट डीएल सदिश। इसे भी हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अपन ये पीछे वाला डायग्राम फिर से देखें। यहां कहीं बी सदिश की दिशा मान लो ऐसे रही हो, इस बिंदु पर बी सदिश इधर रहा हो ऐसे, और इस बिंदु पर जो डीएल सदिश है वो हमने मान लिया कि ऐसे है। यहां जो डीएल सदिश है उसकी दिशा ऐसे है, ठीक है। अब इस बी सदिश के दो घटक होंगे। बी सदिश का एक घटक तो इधर ही हो जाएगा, इसको आप नाम दे दीजिए बी टेंजेंशियल बी स्पर्श रेखीय, ये डीएल सदिश की दिशा में है। और बी सदिश का एक घटक ऊपर हो गया, उसे आप नाम दे दीजिए बी लंबवत। बेसिकली ये जो बी सदिश है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ हमने मान लिया, बी स्पर्श रेखीय प्लस बी लंबवत। अब ये समाकलन हल करके देखते हैं अपन की क्या मान आने वाला है। ये वाला जो आप बी डॉट डीएल लिखेंगे, बी सदिश डॉट डीएल सदिश, इसमें इस b की जगह अब मान प्रतिस्थापित कर दीजिए। मान प्रतिस्थापित करेंगे तो आप लिखेंगे बीटी सदिश प्लस बी लंबवत सदिश डॉट डीएल सदिश, ठीक है। इसके अंदर अगर हम ध्यान दें तो बीटी सदिश डॉट डीएल सदिश वाला हिस्सा अलग से हल कर लेते हैं। बीटी सदिश डॉट डीएल सदिश प्लस बी परपेंडिकुलर सदिश डॉट डीएल सदिश, सहमत है इससे? जरा देखिए बी परपेंडिकुलर सदिश और डीएल सदिश ये तो परस्पर लंबवत है। दो सदिश यदि परस्पर लंबवत हो तो उनका अदिश गुणन कितना हो जाता है? 0, यानी कि ये वाला गुणन तो भाई 0 हो गया है। अच्छा, अब बीटी सदिश और डीएल सदिश एक ही दिशा में है, यानी कि इनके मध्य का कोण 0 हो गया है। तो आप ऐसा लिख दीजिए बीटी डीएल कॉस 0 डिग्री, है ना। अब अगर ध्यान दें अपन तो बी सदिश डॉट डीएल सदिश का मान जो है क्या वो ऐसा आ गया आपके पास बीटी डीएल, है ना। यही तो बात एनसीईआरटी ने लिख रखी है कि बी सदिश डॉट डीएल की जगह आप बीटी डीएल वाला मान ला सकते हो। मैं आता हूं अगले प्रश्न पर। देखिए एनसीईआरटी की इस बात का मतलब बी सदिश डॉट डीएल सदिश की जगह आप बीटी डीएल ला सकते हैं। आ गई ये लाइन समझ में? अच्छा, अब एनसीईआरटी कहती है कि ये सीमा रेखा बहुत सारे अल्प रेखा अवयवों से मिलकर बनी है। एनसीईआरटी का इस सीमा रेखा के बारे में कहना है कि जो काले कलर की सीमा रेखा है ना, ये बहुत सारे छोटे 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 अवयवों से मिलकर बनी हुई है। अब आप जब ये एम्पियर का नियम लगाएंगे तो इन समस्त अवयवों के लिए आपको क्या करना है? समाकलन करना है। अच्छा, ये अवयव जितने छोटे लेंगे, डीएल लंबाई जितनी छोटी होगी, अवयवों की संख्या उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। हमें इस पूरे बंद पाश के लिए क्या करना है? समाकलन करना है। ये रहा एम्पियर का नियम। यहां तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कवर करते हुए चल रहे हैं। यहां तक आप लिख सकते हैं, फिर अगले पेज पर आते हैं। पर एनसीईआरटी कहती है
कि ये जो हम समाकलन कर रहे हैं b सदिश डॉट dl सदिश बराबर म्यू नॉट आई, इसमें दाहिने हाथ के नियम से एक दिशा का बोध भी आपको ध्यान रखना है। क्या है वो दिशा का बोध, जरा देखिए। मान लीजिए कि आपने ये माना एम्पियर का लूप, एम्पियर का पाश आपने ऐसा माना, और इस पे मान लो ऐसे तीर का चिन्ह बना हुआ है एम्पियर के पाश पर इधर। अब एक विद्युत धारा ऐसे दिखा रखी है इस पाश से I1, एक विद्युत धारा इस पाश से ऐसे दिखा रखी है I2, एक यहां दिखा रखी है पाश के बाहर I3, एक यहां दिखा रखी है पाश के बाहर I4। किसी ने कहा एम्पियर के इस लूप के लिए आप एम्पियर का ये वाला नियम लगाइए, एम्पियर के इस लूप के लिए ये वाला नियम लगाना है हमें। तो देखिए क्या करना है। ये जो I होता है ये कुल धारा होती है जो उस पृष्ठ को काट के गुजरे। जैसे ये तो लूप है काले कलर वाला तो एम्पियर का, और इस लूप से जुड़ा हुआ ये मटकी का पृष्ठ है, इसको काट के ये धारा गुजर रही है। जो धारा पृष्ठ को काट के गुजरेगी उसका हिसाब लगाएंगे। अच्छा मान लो एक तार ऐसे पृष्ठ के ऊपर से जा रहा हो यूं, ये काले कलर वाला तार, तो ये ना तो एम्पियर के लूप से गुजर रहा है ना पृष्ठ को काट के गुजर रहा है, यानी कि काले तार वाली धारा का कोई उपयोग एम्पियर के नियम में नहीं होगा। हमारे लिए तो वो धारा उपयोगी होती है जो इस पृष्ठ को काट के गुजरे, मटकी के पृष्ठ को, है ना, इस खुले पृष्ठ को काट के गुजरे। अच्छा यूं तार मोड़ दिया और मटकी के अंदर गया तार, मटकी के पृष्ठ को काटा नहीं और वापस मुड़ के बाहर आ गया, तो क्या ये काले वाले तार की धारा गणना में काम आएगी? पृष्ठ को काट नहीं रही है काले वाले तार की धारा, अभी मटकी के आर पार नहीं हो रही पृष्ठ के, इसलिए काले वाले तार की धारा गणना में काम नहीं आएगी आपके। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात आप। तो अब हम इसमें ये I का मान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, एम्पियर का नियम लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए जिधर तीर बना रखा है उधर आप अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को घुमाइए। दाहिने हाथ की अंगुलियां घूमने से अंगूठा जिस दिशा में आ गया उधर की विद्युत धारा हमें धनात्मक लेनी है। क्या अंगूठा आपका बाहर की दिशा में आया तो बाहर की दिशा वाली विद्युत धारा धनात्मक लेनी है, यानी कि जब आप यहां गणना करेंगे तो आप यहां I1 को तो धनात्मक लेंगे क्योंकि बाहर की दिशा में है। I2 जो है वो दाहिने हाथ के नियम की उल्टी दिशा में आ रहा है, तो यहां आप इसको -I2 लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात। और I3 और I4 गणना में आएंगे ही नहीं क्योंकि वो खुले पृष्ठ को काट के नहीं जा रहे हैं। तो ये लिखा है एनसीईआरटी ने कि दाहिने हाथ के नियम का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा और दाहिने हाथ के अंगूठे की दिशा में जो विद्युत धारा आ गई उस धारा को क्या ले लेना है, धनात्मक, और उल्टी धारा ऋणात्मक। और जो धारा एम्पियर के पास से बाहर रह जाए, जो धारा पृष्ठ को काट के ना जाए, उसे हमें गणना में लेना नहीं है। अब इसके बाद हमारी बुक कहती है कि एम्पियर के नियम को बहुत सरलता से लगा के आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं 3 विशेष परिस्थितियों में। परिस्थिति नंबर 1, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एम्पियर वाले पाश के स्पर्श रेखीय हो और उसका मान नियत हो, अशून्यमान हो और नियत हो। जैसे मान लो ये एम्पियर का पाश है काले रंग वाला, इस काले रंग के लिए B सदैव स्पर्श रेखीय हो। मान लो 2 टेस्ला, यहां भी स्पर्श रेखीय 2 टेस्ला, यहां भी 2 टेस्ला, यहां भी 2 टेस्ला। इस काले पाश पर B का मान सदैव स्पर्श रेखा के अनुदिश हो और अशून्य नेतांक को 2 टेस्ला, 2 टेस्ला, 2 टेस्ला, 2 टेस्ला, तो फिर आप एम्पियर का नियम सरलता से लगा पाएंगे। अथवा जो B है वो पाश के अभिलंबवत हो, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस काले पाश के अभिलंबवत हो, यानी कि ऐसे हो, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर ऐसे हो, इस बिंदु पर ऐसे हो, इस बिंदु पर ऐसे हो, इस पूरे काले पाश के क्या हो, लंबवत हो। तीसरी स्थिति या फिर B शून्य हो, B हो ही ना। अगर ये 3 परिस्थितियां होती है तो एम्पियर का नियम हम आसानी से लगा सकते हैं और बहुत तेजी से गणनाएं करके किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम इस पे
एग्जाम्पल भी अगले पेज पर देखने वाले हैं। आप चाहें तो यहां तक के नोट्स बनाइए, फिर आते हैं अगले पेज पर। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। हमने अभी जो 3 परिस्थितियां देखी उस पे एक अच्छा उदाहरण, एक लंबा सीधा धारावाही तार है। इस लंबे सीधे धारावाही तार के कारण हमें r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इस तार में जो धारा है वो नियत आपको दे रखी है। लंबे सीधे धारावाही तार के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पहले के वीडियोस में देख चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अगर एक लंबा सीधा धारावाही तार हो, ये काले कलर वाला लंबा सीधा धारावाही तार, तो इसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या ऐसी वृत्ताकार होती है, तो इसलिए हमने वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखा बना दी। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा के हमेशा स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है तो ऐसे स्पर्श रेखीय दिशा किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो हमने क्या किया, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ऐसे बनाई तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर दिखा दी, और यहां एक छोटी सी लंबाई मान ली, कल्पांश मान लिया। भाई आपने इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर यहां जहां मैंने अंगुलियों से पकड़ रखा है, यहां आपने एक छोटा सा अल्पांश मान लिया जिसकी लंबाई कितनी है, dl। ठीक है, अब जरा ध्यान दें कि इस पूरे ही तार के लिए इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर B सदिश सदैव स्पर्श रेखीय और dl सदिश की दिशा भी सदैव स्पर्श रेखीय है, और B का परिमाण भी नियत होगा क्योंकि तार की अक्ष से ये सारी दूरियां बराबर है, r r r। तार यहां रखा हुआ है केंद्र पर, तो केंद्र से ये सारे बिंदु वृत्त की परिधि वाले बराबर दूरी पर आ रहे हैं, यानी कि B का परिमाण यहां पर नियत है और अशून्य मान है B का। तो इसमें ये केस 1 वाला मामला बैठ जाएगा। B जो है वो पाश के स्पर्श रेखीय है और अशून्य नियतांक है। गणना करना शुरू करते हैं अपन। यहां हमने इसको मान लिया एम्पियर का पाश, एम्पियर्स लूप, और इस एम्पियर्स लूप पे हमने ऐसे तीर के चिन्ह बना रखे हैं। तो दाहिने हाथ के नियम से आप अंगुलियों को ऐसे घुमाइए, अंगुलियों को ऐसे घुमाएंगे तो दाहिने हाथ का अंगूठा ऊपर गया, तो ऊपर की दिशा में आने वाली धारा आपको लेनी होगी धनात्मक। चलिए एम्पियर का नियम प्रयुक्त करते हैं। एम्पियर का नियम कहता है कि आपको लिखना होगा V सदिश डॉट dl सदिश इस प्रकार समाकलन करते हुए इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है, इतनी बात। अब इसमें अगर आप मान देखें तो V सदिश और dl सदिश के मध्य का कोण तो सदैव 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा के अंदर हैं, B सदिश और dl सदिश, है ना। इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब क्या इस B का परिमाण नियत है? भाई R दूरी पर ही ये बिंदु है, R दूरी पर ही ये बिंदु है, R दूरी पर ही ये बिंदु है, सारे बिंदु तो तार की अक्ष से R दूरी पर है, यानी कि B का परिमाण नियत रहेगा, समान रहेगा। समान रहेगा तो B को समाकलन से बाहर निकाल दिया। अब बचा आपके पास dl, और cos 0 डिग्री तो हम सब जानते हैं कितना होता है 1, तो dl इंटू 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। अब बात करनी है समाकलन dl की, और इस तरह का समाकलन का चिन्ह हो, इसका मतलब है कि बंद लूप के अनुदिश समाकलन करना है। तो अगर इस बंद लूप के अनुदिश समाकलन करें dl लंबाई का, तो dl 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 सारी लंबाई जुड़ के समाकलित होके हम बता सकते हैं कि कितनी लंबाई आनी है, 2 पाई r आनी है। तो आपके पास आ गया b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब जरा देखिए यहां से b का सूत्र क्या बना, म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। बड़ा ही शानदार सूत्र हमें एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके ज्ञात हो गया, यानी कि अनंत लंबाई के सीधे पतले धारावाही तार की अक्ष से लंबवत दूरी r पर कोई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछ ले तो वो आएगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई r।
अच्छा, इसमें अगर आप वक्र बनाना चाहते बी और दूरी के मध्य, मान लीजिए ये आर है और ये बी है, तो आप देख रहे हैं आर जैसे जैसे बढ़ेगा बी का मान वैसे वैसे घटेगा, यानी कि आर बढ़ने के साथ साथ बी का मान घटता जाएगा। तो ऐसा करके वक्र बनेगा। आप ये बात बोल सकते हैं कि बी समानुपाती है 1/r के। ठीक है, इतनी बात। तो देखिए एम्पीयर का नियम कितना ताकतवर है। लंबे सीधे धारावाही तार के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। डेरिवेशन आप यहां से लिखिए, फिर अगले पेज पर हम देखेंगे इसकी थ्योरी। तो एनसीईआरटी ने इसकी पूरी थ्योरी यहां पर दे रखी है और आपके अच्छे नोट्स बन सके इसलिए थ्योरी मैंने बोर्ड पर भी लिख दी है। हमने बी को स्पर्श रेखीय लिया था, आपको याद होगा ये काले वाले तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनी थी वो ऐसी बनी थी, और इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर बी सदैव कैसा था, स्पर्श रेखीय दिशा में था। पाश में परिबद्ध जो विद्युत धारा थी वो हमने आई मानी थी, इस काले वाले तार में हमने विद्युत धारा आई ले रखी थी। और इस समीकरण को हम ऐसा लिख सकते हैं बी इंटू इस पूरे लूप की लंबाई, पूरे लूप की लंबाई L है और L का मान बाद में हम क्या रख देंगे 2πr समाकलन करके। इस वाले निकाय में L की जगह आप 2πr रख देंगे और फिर B का ये पद प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए डेरिवेशन की गणित आप पीछे लिख चुके हैं कैसे करना है, और इस डेरिवेशन की थ्योरी आप इधर वाले पेज से लिख सकते हैं। बोर्ड के लिए ये पूरा डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा भाई ये बात। लिखिए यहां तक, फिर आते हैं अगले पेज पर। हमारे डेरिवेशन के रिजल्ट की ही कुछ और महत्वपूर्ण बातें इस पेज पर हमने लिख रखी है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर तार को अक्ष के अनुदिश रखते हुए क्षेत्र का परिमाण समान है। इनका ये कहना है कि ये तार है, इस तार को इस अक्ष के अनुदिश रखा, वृत्त के केंद्र से जाने वाली अक्ष के अनुदिश। अब इस तार के कारण इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर, क्योंकि प्रत्येक बिंदु तार के अक्ष से r दूरी पर है, वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का परिमाण समान है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में बेलनाकार सममिति है। बेलनाकार सममिति से आशय ये है भाई कि अगर मान लो आप ऐसे मानते ये तार जो है वो बेलन की अक्ष से गुजर रहा है, तो आप r दूरी पर चाहे यहां आ जाओ, चाहे r दूरी पर यहां आ जाओ अक्ष से, चाहे r दूरी पर यहां आ जाओ, सब जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी μ0I/2πr। यानी कि लंबे सीधे पतले धारावाही तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र में बेलनाकार सममिति आती है। अगली बात, वृत्त के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके स्पर्श रेखीय है, इसलिए आप देखें अगर यहां एक धारावाही तार है, इस तार में मान लीजिए कि धारा I है, तो इस तार के इर्द गिर्द लोहे के कण जो है, आपने लोहे का बुरादा दिखाया तो आप देख पा रहे हैं कि ये वृत्तीय व्यवस्था में आपको दिखेंगे। आपने ये प्रयोग भी करके देख रखा होगा, धारावाही तार के आसपास लोहे का बुरादा बिखरा दीजिए तो लोहे के वो कण ऐसे संकेंद्रीय वृत्तों में संरेखित हो जाते हैं, क्योंकि धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो ऐसे संकेंद्रीय वृत्त बनाती है। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाओं से भिन्न होती है, क्योंकि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद लूप बनाती हैं। अगली बात, तार की लंबाई अनंत है। अगर आप तार के आसपास देखें तो चुंबकीय क्षेत्र विस्फुटित हो जाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का बहुत तगड़ा मान आता है, और तार से बहुत दूर चले जाओ तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। बात तो सरल सी है, V बराबर हमने μ0I/2πr विकसित किया था सूत्र। R जितना छोटा होगा B का मान उतना ही तगड़ा होगा, उतना ही बड़ा होगा, इसलिए इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया विस्फुटित हो जाता है। और R जितना ज्यादा रहा होगा B बराबर μ0I/2πr में,
अगर आप तार के अक्ष से बहुत दूर चले गए, आर का मान बढ़ा दिया तो फिर बी का मान बहुत ही छोटा हो जाएगा। इसे लिखिए। फिर हम बायो सावर्ट नियम और एम्पियर के नियम में कुछ विशेषताएं, कुछ समानताएं देखेंगे और लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। अगले वीडियोस में आपको मिलेंगे इस लेक्चर से संबंधित एम्पियर के परिपथीय नियम पर कुछ शानदार सवाल। आइए बायो सावर्ट नियम और एम्पियर के नियम में कुछ विशेषताएं, कुछ समानताएं समझ लेते हैं। एनसीईआरटी बुक का कहना है कि एम्पियर का परिपथीय नियम और बायो सावर्ट नियम एक दूसरे से अलग नहीं है। दोनों ही नियम स्थायी विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। यानी कि बायो सावर्ट के नियम से भी आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त कर सकते हैं और वही मान एम्पियर के परिपथीय नियम से भी आएगा यदि विद्युत धारा नियत ली जाए तो। अगली बात, स्थिर वैद्युतिकी वाले पार्ट में गाउस का नियम तथा कूलाम का नियम वास्तव में एक ही बात है। जो परिणाम कूलाम के नियम से आएगा वही परिणाम गाउस के नियम से भी आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वैसे ही इस चैप्टर में एम्पियर का नियम और बायो सावर्ट का नियम एक ही बात है। दोनों से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आएगा वो समान ही आएगा। अगली बात, एम्पियर का नियम और गाउस का नियम ये दोनों ही किसी स्रोत के कारण उत्पन्न क्षेत्र का सूत्र व्यक्त करते हैं। जैसे गाउस का नियम तो स्थिर विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बनाने में हमारी मदद करता है, ऐसे ही एम्पियर का नियम किसी नियत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। स्टे ऑसम एंड थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।